सर उसमें एक ओटी का एक क्वेश्चन था, उसमें जो रिमार्क्स मिले हैं मुझे, उसमें ये कहा है कि आपको शॉर्ट सेंटेंसेस नहीं लिखने, फुल सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है ओके, सर। आपने वो जो कॉपी आपने मुझे शेयर किया, आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? नो सर, वो तो मैंने आपको दूसरे क्वेश्चंस भेजे हैं, मैं टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ सर। या कैन यू सेंड मी दैट कॉपी वंस? हाँ, मैं जस्ट अ सेकेंड सर, जब तक मैं भेज रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो एक एक टेस्ट कॉपी में तो मुझे कहा है कि शॉर्ट सेंटेंसेस लिखना है, और दूसरी में कहा है कि राइट फुल सेंटेंसेस। तो सर ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैं एक भेजता हूँ आपको। पर इसमें जनरली क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सर 10 मार्कर में तो ऑलरेडी स्पेस भी कम रहता है और टाइम की भी शॉर्टेज है, तो क्या करना चाहिए एक्चुअली फॉलो हमें? एक्चुअली सर, इसमें क्या है कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जाना होगा, और हमारे पास कितना कंटेंट अवेलेबल है, लाइक स्टूडेंट के पास में क्या कंटेंट अवेलेबल है, हम्म। क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो हम लोग हम्म। ऐसे ब्लैंकेटली हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हम्म। मतलब इसमें क्या होना चाहिए। अगेन, मैं एक बार आप क्वेश्चन में आंसर शेयर करेंगे, देन आई विल बी एबल टू बेटर टेल। हाँ सर, मैं व्हाट्सएप पे नॉर्मली, शेयर करूँ ना? जी 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 जी। हाँ, कर। Yes, meanwhile, if other students have any query, please let me know. सर आई हैव सेंट इट ऑन योर व्हाट्सएप सर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही है सर, Hmm. ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का है क्वेश्चन। Briefly explain the factors impacting the degree of centralization and decentralization in an organization. Yes, starting is good. We have started with the thinker definition. Decentralization refers to this diagram is also good. Factors impacting management believes in command control, centralization, management values, interaction, innovation and empowerment, high decentralized. ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली जैसे कि लैंग्वेज में ये बात आती है कि शुड वी या। राइट लेस नंबर ऑफ पॉइंट एंड एक्सप्लेन मोर, और शुड वी हम्म। राइट मोर नंबर ऑफ पॉइंट एंड एक्सप्लेन लेस। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एग्जैक्टली। सो इसको आंसर करने के लिए बेसिकली व्हाट आई सजेस्ट इज दैट इनिशियल couple of points we can write in bit more details, with ओके सर। more explanation, and later points we can हम्म। write in short. तो उससे क्या होगा कि जो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, और जो जहाँ पर भी हम एग्जांपल्स ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर हम कोई वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वो हम इनिशियल पॉइंट्स में दिखा हम्म। पाएंगे, और एग्जामिनर को एक हमारा डायमेंशन नज़र आएगा हमारी पर्सनैलिटी के बारे में। और जो सब्सिक्वेंट पॉइंट्स हैं, ओके। वहाँ पर हम लोग शॉर्ट सेंटेंसेस के थ्रू मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। और वी कैन, लाइक जो भी हमारे पास अगर कोई वीक पॉइंट्स हैं, हमारे पास कोई जनरल पॉइंट्स हैं, तो वी कैन जस्ट राइट दोज पॉइंट्स एंड वी कैन एक्चुअली इंक्रीज द क्वांटिटी। तो मतलब एक हमें क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में बैलेंस बनाना होगा। इनिशियल पॉइंट्स में क्वालिटी हम ज़्यादा दिखा दें, और लेटर पॉइंट्स में जो वो जनरल पॉइंट्स होते हैं जो हर कोई लिख रहा है, जहाँ पे एक तरह से हमें क्वांटिटेटिवली एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है कि हमें हमें सफिशिएंट पॉइंट पता है, और जो सभी को पॉइंट पता है वो भी हमें पॉइंट पता है, और जो रिमोटली भी कनेक्टेड है वो भी यस। पॉइंट्स हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ यही सेंस है कि इनिशियल पॉइंट में वी कैन जस्ट एक्सप्लेन कपल ऑफ पॉइंट्स, बस वही है मतलब इसमें। रेस्ट, ओके या सर। तो बाकी जो जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर एग्जांपल्स अगर देते तो बेटर होता। बाद में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेकिन बाद में भी जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसको, ओके, आई शेयर दिस कॉपी विद एवरीवन सो दैट एवरीवन कैन लर्न फ्रॉम दिस कॉपी। मतलब इसमें सभी पॉइंट्स में एग्जांपल ऐड करने के लिए बोला है मुझे? जी जी। बेसिकली एग्जांपल्स भी ऐड करने का ये है कि एग्जांपल्स, एक होता है कि हम कंपनी का नाम लिख देते हैं, और दूसरा होता हम्म। है कि कंपनी की क्या प्रैक्टिस है हम उसको लिखेंगे, तो वो हमेशा अप्रिशिएट की जाती है। क्योंकि कंपनी का नाम लिखने से
कोई मैसेज नहीं कन्वे करते हैं हम लोग। और कंपनी का नाम तो वो भी लिख सकता है जिसको नहीं पता एग्जाम्पल के बारे में कि वो कंपनी एक्चुअली कर भी कुछ रही है नहीं कर रही है। काफी स्टूडेंट ऐसे हम्म होते हैं जो ये मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक्चुअली तो मुझे कुछ पता नहीं है कि वो कुछ कंपनी ऐसा कुछ करती है या नहीं करती है, लेकिन एग्जामिनर को भी कहीं हम्म पता होगा। लेट मी राइट दिस एग्जाम्पल, लेट मी राइट सम हम्म बिग कंपनी, तो वो तो कुछ ना कुछ करती होगी। बट वो एक वो वाली बात होगी कि आप अननेसेसरीली एग्जामिनर को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं एग्जामिनर तो इज वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट सर। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट अप्रिशिएटेड देयर। तो यहाँ पर सपोज, यहाँ पे एग्जाम्पल अभी मैं एक टॉपिक शेयर कर देता हूँ ये वाली, जस्ट हम्म मिनट। या जैसे कि इज इट विजिबल टू एवरीवन, कैन एवरीवन सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. okay, thank you. So like in this case we have philosophy of management. Okay, let us start from the beginning. This question is briefly explain the factors impacting the degree of centralization and decentralization in an organization. So the student has started with the definition, and that too with the thinkers definition. Very good, that's very good. And diagram is also given, that's also very good. Now factors impacting, heading is also fine. Philosophy of management, management believes in command and control centralization, management values innovation and empowerment decentralization. अब देखिए यहाँ पर ये काफी अच्छा पॉइंट है फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, बट यहाँ पर एग्जाम्पल ज्यादा अप्रिशिएट होता है स्टार्टिंग में एग्जाम्पल, बिकॉज जो एग्जामिनर होता है वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट को ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने भी पढ़ा, मैंने भी जो स्टार्टिंग की फर्स्ट पॉइंट को मैंने पूरा पढ़ा, कंप्लीट पढ़ा, और आगे आने वाले पॉइंट्स को मैं उतना नहीं पढ़ पाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हमेशा वी शुड प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। और जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, लाइक इन दिस केस वी हैव ग्राफिकल डिस्पर्शन, हाईली डिस्पर्स्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, लो डिस्पर्सल, सेंट्रलाइज्ड। तो हाईली डिस्पर्स्ड में लाइक एग्जांपल इज गिवन एमएनसीज लाइक यूनिलीवर, गूगल। अब ये बहुत जनरलाइज्ड एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर हम हम्म लोग कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं कि why Unilever has high dispersal, because of multi product company, because of like having many regional offices। तो कहीं ना कहीं हम इसकी रीजनल प्रेजेंस की वजह से इसको जरूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की, लोकल डिसीजन मेकिंग करनी है, इसकी वजह से इसको जरूरत है। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर इस को हम इस चीज को लिंक करने चाहेंगे। या तो फिर हमें अगर कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस पता हो तो हमें एग्जाम्पल लिखना चाहिए। तो आई डोंट नो कि स्टूडेंट को पता है कि नहीं पता है ये एग्जाम्पल उन्होंने किस सेंस में लिखा है, लेकिन ये बहुत जनरलाइज वे में है, कोई गलत कुछ भी नहीं है इसमें, नथिंग रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि कुछ एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा इसके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे हमारे मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं, इट इज जस्ट अनदर एवरेज पॉइंट। और मतलब इसको अगर हम ये काउंट करेंगे कि हमने एग्जाम्पल लिखे थे हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो इसको हम एग्जाम्पल में काउंट बहुत ज्यादा पावरफुली नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज इफ एबल एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द थिंकर नेम। स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, सो आई जस्ट वांट टू आस्क एवरीवन अवेलेबल हियर कि आपको पता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो आइडिया है वो किन किन थिंकर्स ने अपने डिस्कशन में यूज किया है, जो मेन मेन थिंकर्स हमारे सिलेबस में हैं? हेनरी मिंट्सबर्ग है सर एक। जी सर, मिंट्सबर्ग है, और Argyris, Argyris maturity theory can be used for capability of employees. यस, मैच्योरिटी इमेच्योरिटी वी कैन यूज देयर। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एक हमारा जो फेयोल हैं उन्होंने भी प्रिंसिपल में अपने मेंशन किया हुआ है ना। सो वी हैव यस। टू बैलेंस सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और इसके अलावा अगर हम बात करें क्लासिकल थिंकर्स की, तो क्लासिकल थिंकर्स ने भी जो हायरार्की बताई हुई है फ्रॉम टॉप टू डाउन, वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन की ही बात कर रहे हैं। मैक्स तो वेबर सर। यस, Max मैक्स वेबर, यस, ट्रू ट्रू। और अगर वो उनका रेफरेंस भी हम दे सके स्टार्टिंग में, जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, तो वो हमारा वैल्यू एडिशन एक हो सकता है। स्टार्टिंग में मैंने बात की लाइक हाउ कैन वी यूज द थिंकर्स।
नाउ कमिंग टू फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। अब फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट में क्या हम कोई थिंकर अप्लाई कर सकते हैं? अब देखिए, मैं यहाँ पर आपके साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मैं फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट में कोई थिंकर ऐड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू ऑल्सो कि लेट्स थिंक अबाउट इट। फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट में क्या हम थिंकर यूज कर सकते हैं? यहाँ पर हम क्लासिकल थिंकर यूज कर सकते हैं कि जहां पर मैनेजमेंट बिलीव्स इन कमांड एंड कंट्रोल। वो कौन सा मैनेजमेंट है? क्लासिकल थिंकर्स वाला, क्लासिकल अप्रोच वाला मैनेजमेंट है हमारा। वो क्लासिकल अप्रोच में ऐसा होता था, है ना। न्यू क्लासिकल में तो नहीं होता था। न्यू क्लासिकल में तो वी टॉक्ड अबाउट एम्पावरमेंट, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन है। तो यहाँ पर हम रेफरेंस दे सकते हैं न्यू क्लासिकल और क्लासिकल का। वी विल जस्ट राइट इन द ब्रैकेट मैनेजमेंट बिलीव्स इन कमांड एंड कंट्रोल इन द ब्रैकेट क्लासिकल अप्रोच डैश सेंट्रलाइजेशन। एंड इफ यू कैन गिव सम एग्जांपल, वी बेटर गिव द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आर्मी, आर्मी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कमांड एंड कंट्रोल। और वहां पर जरूरत भी है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ द system which they have to follow. We can mention that. So I hope you people are getting the clarity. If you have any question, you can ask in between. हाँ, तो जैसे अभी आपने बताई थी मैच्योरिटी, मैच्योरिटी को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ पीपल। तो दैट विल आल्सो ऐड एज ए वैल्यू एडिशन इफ ए पीपल आर एबल एंड कॉम्पिटेंट, मैच्योरिटी थ्योरी, मैच्योरिटी इन द ब्रैकेट, देन डिसेंट्रलाइजेशन। हियर यू कैन गिव द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट सम पर्सन्स नेम। कोई अगर आपको प्रोफेशनल, कोई अच्छा प्रोफेशनल है, उनका कोई नाम याद आ रहा है, यू कैन मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्सन। और लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, सेंट्रलाइज्ड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनस्किल्ड, और ब्लू कॉलर वर्कर्स, और पीपल वर्किंग इन द लोअर लेवल। ऐसा करके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेचर ऑफ इंडस्ट्री रिक्वायरिंग हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन, लाइक न्यूक्लियर, बायोटेक, सेंट्रलाइज्ड। ओके, रिक्वायरिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, एग्जाम्पल टेली कंपनीज लाइक मेटा, ओपन आई, डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, ये ठीक है, दिस इज गुड, क्योंकि यहाँ पर नेचर ऑफ इंडस्ट्री की बात आई है, तो आपने नेचर ऑफ इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है, दैट इज गुड। और जहां पर इनोवेशन रिक्वायर्ड है, वहां पर आपने उस तरह का एग्जाम्पल दिया है, मेटा, ओपन एआई, दैट इज ऑल्सो गुड। बिजनेस एनवायरमेंट, वुका वर्ल्ड एनवायरमेंट सच एज दैट इन फैशन टेक्नोलॉजी, स्टेबल एनवायरमेंट, नेचर ऑफ कंट्रोल्स, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स, weaker controls. Okay, thus the degree of centralization or decentralization is contingent upon a number of factors that must be factored in while designing the organizational structure. ठीक, फाइन। यहाँ पर हम एक डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं। डायग्राम हम ऐड कर सकते हैं, लाइक जैसे जहां पर हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को एक प्लैंक के थ्रू हम शो कर सकते हैं कि बैलेंस इज रिक्वायर्ड बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और इसके अलावा कंक्लूजन में हम क्या ऐड कर सकते हैं? कंक्लूजन में हम क्या ऐड कर सकते हैं? कंक्लूजन में कहीं ना कहीं अभी जो कंक्लूजन लिखा गया है वो एक बहुत ही जनरलाइज कंक्लूजन है ना। गलत कुछ भी नहीं अगेन, बट क्या हम कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं? क्या यहाँ पर हम कुछ इस तरह का कोई वैल्यू शो कर सकते हैं जहाँ पर एग्जामिनर को लगे कि हाँ, दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग सम न्यू इन्फॉर्मेशन? तो अगर हमारे पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो वी हैव सम एरियाज लाइक वी कैन ऐड लाइक कोटेशंस। हम कोटेशंस ऐड कर सकते हैं, है ना। तो कोटेशंस आप अगर देखें, लेट मी शेयर विद यू। तो सोचिए कोई कोटेशन आपके पास अगर है, तो कौन सी कोटेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? There is Tom Peters quotation. Decentralization is for yesterday's opportunities, while I'm coming other way around. Centralization is for yesterday's opportunities, while decentralization is creating tomorrow's opportunities. Okay, who has given this? Tom Peters. Okay, very good, wonderful. So we can use this quotation, or if any other quotation you find, you can use, no problem. Sir, in conclusion, can we write that we need to strike a balance between both centralization and decentralization according to the number of factors as outlined? वो तो आपने लिखा ही हुआ है, देखिए वो तो आपने लिखा ही हुआ है, वो बहुत जनरल पॉइंट हो गया। वो भी एक लाइन लिख दीजिए, उसके बाद में कोटेशंस, एक कोटेशन भी ऐड कर दीजिए। ओके, जैसे अभी आपने जो लिखा है, इसमें आप देखेंगे तो आपने चीज ऑलरेडी मेंशन की हुई है जो आप मुझे बता रहे हैं। यस सर। Thus, the degree of centralization or decentralization is contingent upon a number of factors that must be factored in while designing the organizational structure. ठीक है? यस। तो बेसिकली
ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये हर कोई लिख रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे मैंने बताया, कुछ भी गलत बात नहीं है, इसमें मार्क्स आपको मिलेंगे। बट जी अगर आपने ये लिखा, आपके कॉम्पिटिटर ने कोटेशन लिखी, तो मैं उनको 0.5 एक्स्ट्रा मार्क दूंगा, ओके सर। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सिंपल। उन्होंने एक हम्म एक्स्ट्रा फैक्ट दिया, अभी वीरेश ने बताया मुझे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने मुझे, और ये कोटेशन मुझे अच्छी लगी, अप्रोप्रिएट लगी, एंड आई विल से कि ठीक है, बढ़िया भाई, आपको 0.5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। हम्म। तो सर सिलेबस के हर टॉपिक पे कोट्स प्रिपेयर करना सही रहेगा इसमें? बिल्कुल, बिल्कुल, हर टॉपिक पे आपको कोटेशन प्रिपेयर करनी चाहिए। एक कोटेशन हर टॉपिक पे आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, कम से कम। और कोटेशन भी ऐसा ओके ट्राई कीजिए कि एक कोटेशन को आप मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकें, ऐसी कोटेशन को ज्यादा पिकअप कीजिए। इनफैक्ट जैसे अभी सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की जो कोटेशन अभी वीरेश ने बताई, क्या इस कोटेशन को हम और भी कहीं यूज कर सकते हैं? ये तो कोटेशन काफी मतलब स्पेसिफिक टाइप की है, लेकिन बहुत सारी कोटेशन ऐसी हैं जहां पर हम उसको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक कोटेशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं, दैट वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉर अ ड्रॉप टू ड्रिंक। नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, है ना? तो ये बेसिकली एक एनवायरमेंट की कोटेशन है, लेकिन यस। उसको हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं? उसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, राइट? हम्म कि लॉट ऑफ पीपल आर अप्लाइंग, बट नॉट मेनी पीपल आर क्वालिफाइड इनफ। ठीक है? सिलेक्शन में भी, लाइक लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली अपियरिंग इन द टेस्ट एंड दे आर एक्चुअली देयर, बट नॉट मेनी पीपल आर विच एक्चुअली डिजर्व द जॉब। तो रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में उसको यूज कर सकते हैं, प्लेसमेंट में भी यूज कर सकते हैं। कुछ प्लेसमेंट, कुछ जॉब्स, कुछ ऐसी प्रोफाइल होती हैं जहां पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज भी हमारे फिट नहीं हो पाते। अगेन, वी हैव लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयज बट नॉट एबल टू फिट एनीवन। सो आई होप यू यस। गेटिंग एन आइडिया कि एक ही कोटेशन को हम सही तरीके से अगर यूज करते हैं, इफ वी हैव द ओरिजिनल आइडियाज, देन इट विल रिड्यूस आवर जॉब, हमारी मेहनत कम होगी, और हमारे आंसर्स भी बेटर होंगे। ठीक है? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस में कोटेशन लिखनी है, सारे आंसर में कोटेशन लिखनी है, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको कहीं किसी और आंसर में कोई और आपको बेटर पॉइंट मिलेगा, और कहीं पर आपको मे बी यू विल गेट बेटर एग्जाम्पल, मे बी यू विल गेट सम बेटर वे फॉरवर्ड। तो आपको फिर ये देखना है कि क्या कोटेशन यहाँ पर बेटर है या कुछ और बेटर है। जैसे कि इनके इस केस में तो कोटेशन बेटर है, हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सजेशन हम कुछ, हमने सारे फैक्टर मेंशन किए हुए हैं, राइट? सर इसी में सेकंड क्वेश्चन एक है, उसमें 10 मार्क्स मिले हैं सर, तो उसमें कैसे और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं सर? जी, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का क्वेश्चन है। हम्म Okay, so we have, okay, when I'm discussing this copy of Mr. Saurabh, I'm requesting that everyone please be attentive here. And this is how we do in these sessions. आप दूसरों से लर्न करते हैं, दूसरों की कॉपी से लर्न करते हैं, उनकी क्वेरी से आप लर्न करते हैं। ठीक है? सो डोंट थिंक दैट आई एम रिप्लाइंग टू क्वेरी ऑफ मिस्टर सौरभ ओनली, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू मेक यू पीपल ऑल्सो लर्न थ्रू दिस एक्सरसाइज। ठीक है? And we have one person by the name of iPhone 12. If you can rename yourself and write your proper name, it will be better, or you can type in the chat box so that I come to know what is your good name. So question देखते हैं, explain the concept of management by exception, what are its limitations, suggest measures to overcome them. Management by exception is a management control technique whereunder senior managers intervene in those exceptional limitations, uh, exceptional Deviations. deviations that breach a certain threshold below which deviation are dealt by junior managers. ठीक है, फाइन। पीटर कफ ट्रकर, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, लिमिटेशंस लिखनी है, और मेजर्स देने हैं। फाइन। मैनेजमेंट इज डूइंग द थिंग्स राइट, लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। MBE thus enables management to practice their time and resources to address significant issues, delegating other, okay,
अच्छा, आपने ये जो कोटेशन है इस तरह से लिंक किया आपने, है ना? यस सर, यस सर। मैंने राइट। उससे लिंक किया है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मींस डूइंग द राइट थिंग्स इंस्टेड ऑफ डूइंग द थिंग्स राइट। Maybe this enables management to prioritize their time and resources to address significant issues. कोर्ट से लिंक किया है सर। बट वो क्लैरिटी नहीं आ रही, मुझे भी क्लैरिटी नहीं आ रही इनफैक्ट। हम्म। मैनेजमेंट इज डूइंग द थिंग्स राइट, लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। ठीक है, वेरी गुड कोटेशन। बट ये राइट थिंग्स में सर हम्म, जो मैं इसमें एम्फेसाइज कर रहा हूँ वो दैट मैनेजमेंट शुड ओनली प्रायोरिटाइज ओवर स्ट्रेटेजिक एरियाज rather than devoting their time to insignificant areas हम्म, which can be delegated to lower levels of management. हम्म। सर क्योंकि कोर्ट्स थोड़ा पर सा देखिए, एम्फेसिस। यहाँ पे क्या हाँ। है, मुझे ऐसा लगता है कि इस कोटेशन से थोड़ा सा आप डेविएट हो गए, मतलब डेफिनेटली, मतलब ये कोटेशन ठीक है और आपने एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है। देखिए, हम्म। हमारे पास एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की अपॉर्चुनिटी जो होती है वो फर्स्ट पेज पे होती है मोस्टली। हम्म। और फर्स्ट पेज या। पे अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा लिखते हैं जो कि हमारे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में वैल्यू एड नहीं कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि वैल्यू एड हो रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। एज एन एग्जामिनर मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे इनफैक्ट डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि व्हाट इज दिस पर्सन ट्राइंग टू डू। भाई, इन्होंने एमबीई को एक्सप्लेन कर दिया स्टार्टिंग में, या तो आप स्टार्टिंग से यू कुड हैव रिटन द कोटेशन इन द फर्स्ट लाइन, फिर वहां से आपने ओके। एमबीई कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया होता। बट एमबीई ओके कॉन्सेप्ट सर। को आपने पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिर आप उसको बिल्ड कर रहे हो, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इट इज नॉट एक्चुअली मेकिंग लॉट ऑफ सेंस। ओके सर। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कि यस सर। अगर हम कोई बेसिक चीज को बिल्ड कर रहे हैं तो फर्स्ट वी बिल्ड दैट। अगर हम इसको कोटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोटेशन को पहले लिखें, फिर हम वहां से लिंक करें कि इसलिए एमबी इसलिए हमें जरूरत पड़ी मैनेजमेंट में एक्सेप्शन की। और ये ओके। सब काम करने के लिए हमें मैक्सिमम 2 या 3 सेंटेंस में खत्म करना है काम। इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करना जितना एक्सप्लेनेशन आपने किया हुआ है। उसका रीजन ये है कि हमारे पास में उतना स्पेस नहीं है। यस सर। अब देखिए, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उन्होंने कॉन्सेप्ट पूछा है, तो कॉन्सेप्ट में आपने उनका मीनिंग बताया, कॉन्सेप्ट में आपने उसका एग्जाम्पल दिया, उसके फीचर्स भी आपको बताने होंगे, आई थिंक बताया होगा आपने, लेट मी सी। सर मैंने एग्जांपल दिया है। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन ऑफ टोयोटा सेट्स द डिफेक्टिव थ्रेशोल्ड ऑफ 2%. This means if defective pieces exceed, senior manager will have to ignore if it should be locally dealt. ठीक है। हाँ, तो देखिए, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, आप फीचर्स लिखिए, क्योंकि जो फीचर्स होता है ना वो भी कॉन्सेप्ट का पार्ट होता है। ओके सर। तो एग्जाम्पल आपने लिखा, उससे जो बीच वाला जो पोर्शन है ना, ये कोटेशन एंड इसकी एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे फीचर्स लिखिए आप इसकी, या पहले ओके एग्जाम्पल लिख दीजिए, बाद में फीचर्स लिख सकते हैं इसके। ठीक ओके। है। उसके बाद में आपने लिखे हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशन से भी पहले आप एडवांटेज लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आल्सो इंक्लूड्स कि व्हाई दिस वाज रिक्वायर्ड। तो इनडायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि रैशनल बिहाइंड एमबीई। उसको 2 सेंटेंस में या 1 सेंटेंस में कंप्लीट कर सकते हैं। सेव टाइम, कोमा, लेट द मैनेजमेंट फोकस ऑन हायर थिंग्स, कोमा 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 कोमा। मीन्स यू विल नॉट राइट ए होल पैराग्राफ, यू विल जस्ट राइट 1 सेंटेंस। बस आपको वो डायमेंशन टच करना है कि रैशनल क्या है इसका। क्योंकि जैसे ही कॉन्सेप्ट की ओके बात करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन टच कर सके बेसिक वाले, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, ओके वहां सर। से हमारी डाइवर्सिटी ऑफ थॉट पता चलेगी एग्जामिनर को। देन वी विल ओके कम सर। टू लिमिटेशन। और ये सारा काम अगर 20 मार्कर है, इसका मतलब है कि वी हैव टू राइट 300 वर्ड्स। 20 मार्कर में प्लीज कीप इन माइंड एवरीवन, 15 मार्कर में वी राइट 250 वर्ड्स। देखिए, अगर हम एग्जाम की बात करें, यू नो हाउ मेनी पेजेस वी गेट फॉर 20 मार्कर? 4 पेजेस सर। 3 पेजेस।
4 pages in few cases, in some cases. यस सर। 3 pages मिलते हैं हमें 20 मार्कर के लिए, 15 मार्कर के लिए भी 3 pages मिलते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में 4 pages मिल जाते हैं, यस बट वो यूपीएससी की मर्जी है, भगवान भरोसे है, उस पे हम बहुत रिलाई नहीं कर सकते। सर। दिस 2024 में टाइम दे गेव 4 pages फॉर ऑल 20 markers। as far as I know, in some questions they have given, I think, and paper 1 actually, paper 2 में शायद नहीं दिया उन्होंने। No, sir. In paper 2 also there were 4 pages for motivational all the theory. questions, यस सर, Not all the 20 questions, marks। only few questions. few questions, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, few questions में, पेपर 1 में थ्योरी में न्यूमेरिकल में दिए थे, थ्योरी में दिए थे क्या आप लोगों ने अपील किया? तो यू आर बेटर अवेयर में, देखो मैं तो एग्जाम दिया नहीं है, मैं In paper दूसरी 1, बात बता रहा हूँ। almost all 20 markers have 4 pages. पेपर 1 में, Yeah, paper 1. ऑप्शन पेपर 1 में Paper 2 ऑल also 20 मार्कर, ठीक है, लेकिन 23 में नहीं दिए थे, 24 में दिए थे, 23 में नहीं दिए थे, वो आपको भी पता होगा अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो। और पेपर 2 में क्या स्टेटस था? Only few 4 questions pages। like motivational theory questions has 4 pages, हाँ and हाँ only few fine, questions have, right? ठीक है फाइन, मतलब 3 पेजेस 4 पेजेस, और भरोसा नहीं है कि क्या मिल जाए, तो हमें बेसिकली दोनों तरह से प्रिपेयर करना होगा। मेरा ऐसा मानना है कि 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में वी शुड राइट 250 वर्ड्स, एंड इन 20 मार्कर वी शुड राइट 300 वर्ड्स। अगर हमें 3 पेजेस मिलते हैं तो डेंसिटी को बढ़ाना चाहिए, और अगर हमें 4 पेजेस मिलते हैं तो डेंसिटी को कम करके और 300 वर्ड्स को 4 पेज में लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा स्पेसिंग कर सकते हैं इन बिटवीन। तो कहीं ना कहीं मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि 20 मार्कर में 300 वर्ड्स हमें लिखने ही हैं। अगर 3 पेज भी आते हैं तब भी हमें 300 वर्ड्स लिखने हैं। उसका रीजन है क्योंकि 15 मार्क्स में और 20 मार्क्स के आंसर में हाउ विल यू डिफरेंशिएट देन? आपको साइकोलॉजिकली भी तो एग्जामिनर को दिखाना है ना कि यार 15 मार्क्स में मैं कम लिखता हूं और 20 मार्क्स में मैं ज्यादा लिखता हूं। एग्जामिनर को भी एक मोटिवेशन रहेगा कि दे विल ट्राई टू गिव मोर नंबर ऑफ मार्क्स इन द 20 मार्कर। ठीक है, दिस इज माय ओपिनियन। सो अगर हम 20 मार्कर की बात करें और हमारे पास में सपोज 300 वर्ड्स लिखने हैं, यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में 30 वर्ड्स लिखने होंगे और कंक्लूजन में 30 वर्ड्स लिखने होंगे अप्रोक्सीमेटली। बाकी हमारे पास कितने बचे? 240 वर्ड्स। 240 को 3 पार्ट में डिवाइड करो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 3 कंपोनेंट हैं। हमारे क्वेश्चन में 3 कंपोनेंट क्या क्या है? कॉन्सेप्ट है, लिमिटेशंस हैं और मेजर्स हैं। तो 80 मार्क्स में 80 वर्ड्स में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, जिसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन में फीचर्स भी आएगा, एग्जाम्पल भी आएगा, रैशनल भी आएगा, और अगर कोई और चीज आप लिखना चाहते हो वो भी आपको लिखना होगा। ठीक है, उसी तरह से लिमिटेशन में 80 वर्ड्स लिखने होंगे और कंक्लूजन में मेजर्स में भी 80 वर्ड्स लिखने होंगे आपको। ये आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के चलना है, ब्रॉडली हमें इस पैटर्न पे चलना है। ठीक है, अब हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हम थिंकर का कौन सा आइडिया यूज कर सकते हैं? विच थिंकर आइडिया वी कैन यूज हियर? Can we say that it integrates the classical and neoclassical thoughts of standardization and employee engagement? ओके, एक्चुअल में मैं आपके साथ में कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। गिव मी जस्ट 50-60 सेकंड्स। सर आप एक सेशन एक्सक्लूसिवली थिंकर्स पे ही आप ले लीजिए एक बार सर। बिल्कुल, देखिए ये सब जो सेशंस मेरे होते हैं ना, ये इन्हीं पर्पस के लिए बने हुए हैं मेरे। जैसे मैं कहीं कहीं एग्जांपल डिस्कस करूंगा, कहीं पे टॉपर कॉपी एनालिसिस करूंगा, कहीं पे थिंकर डिस्कस करूंगा। तो आज मेरा जो इनफैक्ट आइडिया है वो थोड़ा थिंकर्स को डिस्कस करने का ही है। ओके सर। तो आज मैं डिस्कस करता हूँ कुछ थिंकर्स को, वहां से आपको आइडिया लगेगा, और फिर आगे फिर आने वाले सेशन में फिर से हम कर लेंगे उसको। यस सर। सर तो डाउट्स फिर क्लास के एंड में पूछे। सॉरी सान्या, सर आई वाज आस्किंग अगर फिर अभी जैसे हम ये थिंकर्स वाला करें तो डाउट्स क्लास के एंड में अभी पूछे। पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है। मीनवाइल मैं फाइल भी एक बार सर्च कर रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कि अभी मैं क्वेश्चन सोल्व कर आपका आंसर कर पाऊंगा तो मैं भी आंसर कर दूंगा।
ओके सर, एक तो जैसे बहुत जनरल क्वेश्चन है जी कि जैसे अभी आई टोल्ड यू कि मैंने पेपर 2 स्टार्ट ही करा था एंड मैं साथ में पेपर 1 के क्वेश्चन आंसर कर रही थी। तो उसमें आई सॉ स्टार्क डिफरेंस कि जैसे पेपर 1 में मोस्टली टेक्निकल रखती थी, आई डिडंट यूज दैट मेनी कोड्स और डायग्राम्स, तो हार्डली कुछ होते थे। सो बट पेपर 2 में उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो मेरा ये डाउट था कि पेपर 1 में इज इट ओके अगर हम कोड्स एंड डायग्राम्स का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम भी रखें तो चलेगा बिल्कुल उसमें? बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही बात है। पेपर वन में हमारा जो मेन फोकस होता है वो दो चीजों पे होता है। एक होता है क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, और सेकंड होता है एक्यूरेसी विद सम एग्जांपल्स। मतलब फर्स्ट होता है एक कॉन्सेप्ट विद सम एग्जांपल्स, और सेकंड होता है एक्यूरेसी, और थर्ड एक चीज मैं और ऐड करूंगा, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस। यानी कि अगर सपोज देर आस्किंग अस अबाउट एनी टॉपिक, कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, तो हमें उसको बहुत ही अच्छे से उस सेम कॉन्सेप्ट के जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स को यूज करते हुए एग्जांपल्स अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर केस में एग्जांपल हो। कंक्लूजन वाले के भी जरूरी नहीं है कि हम हर जगह पे कंक्लूजन में कुछ वैल्यू एडिशन शो कर सकें, कोटेशन भी जरूरी नहीं है। तो पेपर वन में आपको कंप्लीटनेस चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, और जो भी उसका जो की आइडिया है, उस की आइडिया को आपको, कंप्लीट आइडिया को आपको यूज करना है। मतलब और राइट सर, जैसे आपने वो कंक्लूजन वाला बोला ना, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आता है कि जो जैसे एफएम के थ्योरी क्वेश्चन है उसमें समझ नहीं आता कि कंक्लूड कैसे करें, तो उसमें कुछ आप नया मुझे नहीं कुछ क्वेश्चन बताइएगा, आई विल टेल यू। वैसे मैंने प्रीवियसली भी, आपको याद होगा शायद, एक सेशन में शायद यस आप ही को यस बताया था। तो देखिए, हाँ जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको कोई हाई पिच वाला कंक्लूजन हो। जैसे यहाँ पे इस केस में हमने भी डिस्कस किया सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, तो यहाँ पर हमारे पास में कोटेशंस अवेलेबल हैं, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हो तो वहां पर जरूरी नहीं है कि हम लोग एक्चुअली मतलब कोई कोटेशन यूज कर पाए। ठीक है, तो पेपर वन पेपर टू में ये डिफरेंस होता है, और बेसिकली विद द सेम लेवल ऑफ कंटेंट पीपल आर एबल टू स्कोर 150 प्लस मार्क्स। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब क्योंकि ओके पेपर वन में वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखेंगे। अगर उन्होंने आपसे वोल्टर मॉडल पूछा तो कंप्लीट वोल्टर मॉडल आपने लिखा कि नहीं लिखा, सारी assumptions propositions with various kind of scenarios, और उसके कुछ क्रिटिसिज्म में तो वो, और मतलब कंप्लीटनेस होनी चाहिए आपके आंसर में, कंप्लीटनेस। क्योंकि वहां पर जो आंसर होता है वो स्पेसिफिक होता है, कंटेंट स्पेसिफिक होता है, वहां पर आप बना के नहीं लिख सकते। कंपेयर टू पेपर वन बना के भी लिखते हैं, मतलब थोड़ा से लेस स्पेसिफिक पॉइंट भी लिख देते हैं हम लोग, अपने वर्ड्स यूज कर लेते हैं। लेकिन पेपर टू में, सॉरी पेपर वन में अपने वर्ड यूज करने का ज्यादा स्कोप नहीं होता। वोल्टर मॉडल में जो वोल्टर मॉडल है वही हम लिखेंगे, और कुछ उसमें ज्यादा कुछ लिख नहीं सकते। कोई बहुत ज्यादा इंटरलिंकिंग भी नहीं कर सकते, हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। सर यस वॉल्टर मॉडल अगर है तो उसमें यू वी कैन गिव एन न्यूमेरिकल एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल। हाँ, दैट वी कैन गिव। ओके गुड इवनिंग सर, राहुल डोरिया दिस साइड। यस प्लीज राहुल। सर सॉरी, मैं ऑफिस की वजह से पिछले 2 सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, बट आई विल कोई बात वॉच द नहीं। रिकॉर्डिंग ऑफ देम। सर मेरा एक डाउट था, मतलब मैं अपना लास्ट वीक का बता दूं, मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर कर लिया है, हम्म और अलॉन्ग विद नोट्स। तो मैं एक बार आपको हम्म नोट्स भी शेयर कर दूंगा कि आप एक बार देख के एक बार देख ले कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस है या नहीं है। मतलब वो मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे बनाया। आई विल शेयर यू ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम। और श्योर। सर मेरा डाउट ये था, मेरे को उसमें जो पर्टिकुलरली डाउट है, मेरे को एक एमएम थ्योरी में डाउट हो रहा है, विदाउट टैक्स और विद टैक्स में। और सर दूसरा जो एक फॉर्मूला है कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू, सॉरी, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म प्लस डी ब्रैकेट में टी। सर इस फॉर्मूले का मेरे को कंसेप्ट नहीं समझ में आया, अगर आप प्लीज बता पाए तो। ठीक है, आई विल टेल यू बट एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। नो अभी इशू सर, नो इशू। हाँ, मतलब मैं आपको क्वेश्चन समझ चुका हूँ, और इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। और सर इसके साथ एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वो पूछा तो आप प्लीज लास्ट में बता देना। सर कि एक तो एमएम जो विदाउट टैक्स है उसमें 3 प्रपोजिशन है, बट एमएम जो विद टैक्स है उसमें ऐसा प्रपोजिशन वाला तो कुछ भी नहीं है ना? नहीं, वो प्रपोजिशन उसमें कुछ नहीं है, जो विदाउट टैक्स था उसमें बस टैक्स ऐड कर दिया। ठीक है। और सर जो विदाउट टैक्स है उसमें एक बार थर्ड प्रपोजिशन भी प्लीज समझा देना एक बार बस।
ठीक है, आप मुझे रिमाइंड कराइएगा एट द जी एंड ऑफ द जी सेशन। जी सर, जी सर, जी फाइन, एनी अदर क्वेरी, एनीवन? With respect to this management by exception, can we use that Fiedler's situational theory of leadership? If task structure is favorable or unfavorable, based on that, leader will be intervene. Yes, we can, no problem. Thank you. Okay, तो basically हमारे पास we have two very very good thinkers. एक है उर्विक और सेकंड हमारे हैं फेयोल, ठीक है? सो आई विल रिक्वेस्ट यू, आई विल शेयर दिस फाइल्स विद यू, that we have to remember these thinkers ideas, we have to link these thinkers ideas with other thinkers, and we have to try to use as much as possible these ideas in our answers, ठीक है? तो ये पीडीएफ मैं आपके साथ में शेयर भी करूंगा, और अभी हम इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर लेते हैं और हम सोच लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कंट्रीब्यूट करें, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल है। So these Orvik principles are the part of classical principles, and the first principle is principle of objective, ठीक है? यहाँ पर एक पैरेलल हमारा बनता है फेयोल से, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से। आप मुझे बताइए कि ये आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक बार इस प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं। The enterprise should set up certain aims for the achievement of which various departments should work. A common goal so devised for the business as a whole, and the organization is set up to achieve the goal, that goal. In the absence of a common aim, various departments will set up their own goals, and there is a possibility of conflicting objectives for different departments. So there must be an objective for the organization. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस किस कॉन्सेप्ट में, हमारे सिलेबस के किस किस कॉन्सेप्ट में ये यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इसको लिंक कर सकते हैं। ओके, एंड इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। कोई भी आंसर गलत सही की बात नहीं है, सर। जितना आप सोच सकते हैं वी विल डिस्कस कि वो सही है या नहीं है। अकॉर्डिंगली आप एक काम और भी कर सकते हैं, मैं यू सर, प्लीज टेक योर पेपर जी एंड पेन एंड यू राइट इट समवेयर। जो जो आइडियाज हम यहाँ पर पास करेंगे वो आइडियाज, जो वो टॉपिक को आप उसमें यूज कर सकते हैं। जी सर, बताइए। हम बोल के बता सकते हैं सॉरी राहुल, सर, बोल के बता सकते हैं सर। हाँ बोल के बताना होगा। यस सर, जैसे इसको अगर हम यूज कर सकते, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में यूज कर सकते हैं कि एक कैसे? लाइक सर, जैसे डिसेंट्रलाइज अगर हम, और पूरा कंप्लीट सेंट्रलाइज तो नहीं हो सकता, तो जब हम डिसेंट्रलाइज करें तो उर्विक के प्रिंसिपल के हिसाब से हम एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजी और गोल निर्धारित कर देंगे, और उसके उस लाइन पे जो लोअर लेवल से वो डिसीजन लेंगे तो वो उनको डिसीजन अलाइंड रहेगा। जो एक प्रॉब्लम होती है डिसेंट्रलाइजेशन में कि ओके ओके, डुप्लीकेसी। सॉरी, आई विल ट्राई टू स्टॉप राहुल, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर पॉइंट, ठीक है? मतलब एक्चुअली बहुत ज्यादा रिमोटली कनेक्टेड है, बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि जो आप पॉइंट बता रहे Sir, हो can उसके लिए we हमारे connect पास it बेटर with प्रिंसिपल है, MBO? ठीक है? Can we Yes, use it for integration of different departments? MBO है ना? Yeah. MBO, yes, very good. MBO के लिए use मैनेजमेंट कर बाय सकते ऑब्जेक्टिव, यस। सौरभ, क्या बताया आपने? सर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स भी मे भी यूज कर सकते हैं इसको, एंड वी कैन आल्सो यूज इट like wherever we are giving any answer of organization goal chapter, be it goal गोल multiplication, डिस्प्लेसमेंट। goal displacement, be it the importance of goals, है ना? क्वेश्चन आया था ना, विदाउट गोल गोल सक्सेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज रडरलेस, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, रडरलेस शिप, है ना? रडरलेस। हाँ, तो यस जहां सर। जहां पर भी गोल के बारे में क्वेश्चन आता है, आप मेंशन कीजिए that as given by Urvik, the principle of objective mentions that every organization should have the goal, the objective. Simple, very simple, ठीक है? तो please make a list, okay? And I will request कि someone please share this list with me, okay? So who all are writing this? I need support from one person. जैसे जैसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और जो जो पॉइंट हम यहाँ पर फाइनलाइज कर रहे हैं, आप उनको लिस्ट बनाते रहेंगे और मुझे शेयर करेंगे, ठीक है? मुझे शेयर करेंगे सो दैट आई विल शेयर इट विद एवरीवन देन, ठीक है? I ओके can. राहुल, सो आर यू प्रॉमिसिंग मी दैट यू विल शेयर ऑल दिस विद मी? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव, सर, ठीक है? तो जस्ट एग्जांपल्स ऑब्जेक्ट, व्हिच वी आर डिस्कसिंग, वही ना सर?
हाँ जी, हाँ जी, मतलब जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे जी हैं, जी जैसे कि जी सर, प्रिंसिपल ऑफ जी जी ऑब्जेक्टिव जी में सर, जी सर, एमबी हो गया, देन गोल डिस्प्लेसमेंट हो गया, या इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्स हो गया, या एनी अदर जी सर, आंसर ऑफ गोल, जहां पर भी गोल वाली बात आती है ना, या और भी कहीं पे आती है गोल की बात आती है। जैसे कि सपोज आप बात करते हो सपोज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का भी हमारा गोल होना चाहिए, वहां पर भी यूज कर सकते हैं इसको। अब वहां पर हमारा क्वेश्चन आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो भी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसका भी तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो वहां पर भी तो रेफरेंस दे सकते हैं हम इसका, ये भी आप मेंशन कर लीजिए, एफएम ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, जब भी हम अभी तो हम यहाँ पे लिस्टिंग कर रहे हैं, बट वी शुड ऑल्सो लर्न कि कैसे वहां पर यूज करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मीनवाइल अभी हम ये सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आपको एक काम करना चाहिए कि पूरा सिलेबस आपके पास होना चाहिए। जब भी आप ऐसे कुछ इंटरलिंकिंग करने की कोशिश कर रहे हो, पहले आप खुद से सोचिए, और फिर सिलेबस वाले सारे पॉइंटर को एक बार ग्लैंस कीजिए, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि yes, बहुत सारी जगह पे हम इसको देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी कुछ टॉपिक्स हैं जहां पर हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देखते हैं,